जी कैफेट, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 62। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 5 का लास्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद चैप्टर 6 का फर्स्ट कंसेप्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1। चैप्टर 5 में हमने स्टडी किया एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर्स। चैप्टर 5 का थीम बेसिकली ये था कि किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इनमें ISAs कोई गाइडेंस हमें प्रोवाइड करते हैं और कुछ गाइडेंस कोड ऑफ एथिक्स प्रोवाइड करते हैं। कोड ऑफ एथिक्स वाली गाइडेंस ज़्यादा अहम है और वो है भी निस्बतन ज़्यादा डिटेल में। इसमें हमने स्टडी किया और हमने ये देखा कि कोड ऑफ एथिक्स हमें बताता है कि अगर आप बगैर किसी ड्यू वेरिफिकेशन के किसी ऑडिट क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसमें दो तरह के थ्रेट अराइज हो सकते हैं। एक थ्रेट टू कॉम्पिटेंस, दूसरा थ्रेट टू इंटेग्रिटी। थ्रेट टू कॉम्पिटेंस का मतलब यह है कि हो सकता है हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज, सफिशिएंट नॉलेज, टाइम ना हो कि हम उस क्लाइंट का ऑडिट कर सके, उस पर एविडेंस ऑब्टेन कर सके। और थ्रेट टू इंटेग्रिटी का मतलब यह है कि हो सकता है जिस क्लाइंट को हमने एक्सेप्ट किया है बगैर चेकिंग किए कर लें तो उसमें इंटेग्रिटी ना हो, वो इलीगल इमोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। फिर हमने स्टडी किया कि किन फैक्टर्स को सामने रख के इन थ्रेट्स को वैल्यूएट करेंगे कि ये जो थ्रेट है, वैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि ये थ्रेट कितना सिग्निफिकेंट है, हाईली सिग्निफिकेंट है कि लो सिग्निफिकेंट है कि मॉडरेट। फैक्टर्स हमेशा ये चीज बता रहे होते हैं। किसी भी थ्रेट को वैल्यूएट करने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या बता रहे होते हैं कि ये थ्रेट हाईली सिग्निफिकेंट है कि इसकी सिग्निफिकेंस लो है। तो हमने फिर फैक्टर्स को स्टडी किया। फिर फैक्टर्स थ्रेट को वैल्यूएट करने के बाद सेफगार्ड। सेफगार्ड का मतलब क्या होता है? सेफगार्ड वो कोर्स ऑफ एक्शन जो आपको इस सिचुएशन में परफॉर्म करने चाहिए ताकि थ्रेट को खत्म किया जा सके या रिड्यूस किया जा सके। वैसे तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है हमारा एक्सेप्टेंस स्टेज पे कोड ऑफ एथिक्स का, लेकिन असल में ये हमें कोड ऑफ एथिक्स किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है उसके बारे में गाइड करता है। चैप्टर 7 में हम डिटेल में कोड ऑफ एथिक्स स्टडी करेंगे, लेकिन अभी ये इस कंसेप्ट से, चैप्टर 5 के इस कंसेप्ट से आपको ये समझ आना चाहिए कि कोड ऑफ एथिक्स कैसे स्ट्रक्चर्ड है। कोड ऑफ एथिक्स बहुत सी सिचुएशन को डिस्कस करता होगा। एक सिचुएशन तो हमने एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ ली ना, लेकिन ऑडिट में इसके अलावा भी और भी बहुत सी सिचुएशंस होंगी ड्यूरिंग ऑडिट जो हम फेस करते होंगे। तो बाकी का कोड ऑफ एथिक्स ऐसी सिचुएशन को डील कर रहा होगा जो एक्सेप्टेंस के बाद वाली हैं। वो सिचुएशन ज्यादा हैं, लेकिन हर सिचुएशन में तरीकाकार कोड ऑफ एथिक्स का यही होगा जो हमने चैप्टर 5 में सीखा है। क्या तरीकाकार होगा? किसी भी सिचुएशन को हेडिंग देके वो हमें बता रहा होगा इस सिचुएशन में कौन सा थ्रेट क्रिएट होता है, आपने इन थ्रेट को कैसे वैल्यूएट करना है, कौन से फैक्टर, और फिर आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। जब कभी आपके जहन में कोड ऑफ एथिक्स आ जाए, आपके जहन में एक ट्रायंगल बन जाए। ट्रायंगल क्या बन जाए? थ्रेट, फैक्टर्स, सेफगार्ड। थ्रेट, फैक्टर, सेफगार्ड। जब कभी जहन में कोड ऑफ एथिक्स आए, आपके जहन में तीन चीजें क्या आनी चाहिए? थ्रेट, फैक्टर्स, सेफगार्ड्स। ये कंसेप्ट आप समझ गए ना? थ्रेट, फैक्टर, सेफ। एक्सेप्टेंस वाला तो खैर समझ गए होंगे, आपने रटा लगा लिया होगा, लेकिन ये थ्रेट का मतलब क्या है, फैक्टर्स टू वैल्यूएट का मतलब क्या है, सेफगार्ड्स का मतलब क्या है, ये समझ गया कि नहीं? क्योंकि ये नॉलेज कोड ऑफ एथिक्स में बड़ा काम आएगा हमारे। क्लियर? अच्छा, फिर इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन होम असाइनमेंट के वॉल्यूम 1 के क्वेश्चन, वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन आज की क्लास में भी डिस्कस नहीं करा। उसमें एक बड़ा क्वेश्चन है, उसकी डिस्कशन मैं आपको लिंक के साथ शेयर कर दूंगा, यूट्यूब में अपलोड करके उसकी डिस्कशन वो शेयर कर दूंगा। बाकी आप देख लीजिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में इसके अलावा जो शेयर करूंगा ना लिंक, इसके अलावा अगर किसी केस स्टडी में प्रॉब्लम हुई तो वो आप फिर कल के लेक्चर में पूछ लीजिएगा। उम्मीद है कि प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, उम्मीद है कि प्रॉब्लम हो। जब डिस्कशन सुनेंगे तो उसमें आपको बड़े वाला क्वेश्चन तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। वो शायद वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन 2 है, 4 है जो सबसे बड़ा है, लेकिन बहरहाल चले, नहीं 2 भी बड़ा है, वो डिस्कशन 2 वाली है। तो 4 वाली फिर अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ वो डिस्कस कर दूंगा। अच्छा, लेकिन वॉल्यूम 1 के क्वेश्चन हम साथ साथ आपको पता कर रहे होते हैं। वॉल्यूम 1 में व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोफेशनल एटिकेट। ये प्रोफेशनल एटिकेट लेटर क्या होता है? प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर का दूसरा नाम है, लेक्चर के दौरान में एक जगह पे मैंने बताया था, आपको याद होगा कि प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर को ही एटिकेट लेटर भी कहते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? सेंड बाय एन इनकमिंग ऑडिटर टू द आउटगोइंग ऑडिटर। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है टू आइडेंटिफाई एनी फैक्टर, एनी रीजन which may affect decision of accepting the client। ठीक है, यानी एक्सेप्टेंस के डिसीजन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फैक्टर है, वो आउटगोइंग ऑडिटर हमें बता दे। क्वेश्चन 4। अच्छा, क्वेश्चन 4 जरा ध्यान से पढ़िएगा। योर फर्म हैज रिसीव्ड ए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम बी, ए फर्म ऑफ ऑडिटर्स, in respect of its prospective external audit client A Limited.
ये प्रोस्पेक्टिव ऑडिट क्लाइंट क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव का मतलब है एक्सपेक्टेड ऑडिट क्लाइंट ए लिमिटेड, A is currently audited by your firm, but after discovering that A's manufacturing process includes unethical labor practices in its overseas supply chain, your firm decided not to seek reappointment. लेकिन आपको पता चला कि वो अनएथिकल प्रैक्टिस, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है छोटे छोटे बच्चों से मेहनत करवाते हो, तो आपने फैसला किया कि आप दोबारा रीअपॉइंटमेंट के लिए विलिंग नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मुझे ये बताइए, हम इनकमिंग ऑडिटर, अच्छा रिक्वायरमेंट, स्टेट द एक्शंस व्हाट द फर्म शुड टेक विद रिस्पेक्ट टू द रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम बी। अब बी कंपनी ने हमें इंफॉर्मेशन के लिए पूछा है, हम इनकमिंग ऑडिटर है कि आउटगोइंग ऑडिटर? हम आउटगोइंग ऑडिटर है। अच्छा, हमारे पास लेटर आया, हमें क्या करना? मेरा तो ये ख्याल है कि उसको जवाब दे देना चाहिए, नहीं जवाब देना, क्या करना? सबसे पहले क्लाइंट से परमिशन ऑब्टेन करने हैं। अब ये सारी कहानी यहां से शुरू होगी, ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम क्लाइंट। अब यहां से फिर दो हिस्से जाएंगे आगे, क्या? परमिशन ग्रांटेड और परमिशन नॉट ग्रांटेड। अगर परमिशन ग्रांटेड तो फिर प्रोफेशनली, ट्रूथफुली, ऑनेस्टली सारे रेलिवेंट फैक्ट्स बता देंगे, और अगर क्लाइंट परमिशन नहीं देता तो भी रिप्लाई करेंगे, लेकिन अब की बार रिप्लाई में क्या बताएंगे कि हमें क्लाइंट की तरफ से परमिशन नहीं मिली। बाकी दूसरा ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा ये हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमसे पूछा ही नहीं है। उसने तो हमसे इतना, हमारे बारे में इतना पूछा है कि आपकी फर्म को क्या करना चाहिए इस रिक्वेस्ट के कंटेक्स्ट में, तो हमने उसे बता दिया, हम परमिशन लेके कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। जी जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इनका क्वेश्चन ये है कि जब इनकमिंग ऑडिटर ने इंक्वायरी लेटर, क्लियरेंस लेटर सेंड करने से पहले क्लाइंट से परमिशन ले ली होगी, तो फिर आउटगोइंग ऑडिटर के लिए क्यों जरूरी है कि वो जवाब देने से पहले वो भी परमिशन दे? इसलिए कि देखिए, पहली चीज ये कोड ऑफ एथिक्स दोनों पे अप्लाई होता है, कोड ऑफ एथिक्स दोनों पे अप्लाई होता है, इसलिए दोनों को अलग-अलग अपनी कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेशन एक्वायर करने या डिस्क्लोज करने के लिए परमिशन की जरूरत है। ये ध्यान में रखिएगा, परमिशन की जरूरत है दोनों को, इसीलिए दोनों इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि उनकी अलग कंप्लायंस है, उसके ऊपर अलग कोड ऑफ एथिक्स है और उसके ऊपर अलग कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई होता है, ठीक है। और समटाइम ऐसा भी होता है कि क्लाइंट क्या करता है, इधर से इनकमिंग ऑडिटर के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं ना, उसको कहता है सर हम हाजिर, आप जो मर्जी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करें, मसला ही कोई नहीं है, आपका हक है। और दूसरी तरफ से आउटगोइंग ऑडिटर के साथ ताल्लुकात खराब होते हैं, कहते हैं खबरदार अगर कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की। तो दोनों याद रखे, फर्म्स ने अलग-अलग कोड ऑफ एथिक्स दोनों पे अप्लाई होता है, और दोनों ने अलग-अलग अपने जो कॉन्फिडेंशियलिटी की रिक्वायरमेंट्स है उनको इंश्योर करना है। इसलिए ये ध्यान में रखें, बल्कि एक आपको दो असूल बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को सामने रखें। एक ये कि कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल जो होता है ना, ये ना सिर्फ ये कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट पे अप्लाई होता है, बल्कि पास्ट वाले क्लाइंट पे भी अप्लाई होता है। वरना देखिए, आउटगोइंग ऑडिटर तो चला गया, क्या उसको स्टिल कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट्स या कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट्स को अप्लाई करने की बिल्कुल जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए उसकी कंप्लायंस रखते हुए करेंगे। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट जो है वो कुछ हमारे सिलेबस में, कुछ हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपैरेटिव्स होते हैं, पिछले साल की फिगर्स, और इस साल का ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। क्या पिछले साल की कंपैरेटिव्स की फिगर इस साल के ऑडिटर, अगर ऑडिटर चेंज हो चुका है, उसको वेरीफाई करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। हालांकि अगर आप देखें ना तो IAS 1 शायद ये कहता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होते हैं, लेकिन चूंकि ये करंट ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, इसलिए इस केस में ऑडिटर खास तौर पे अदर मैटर पैराग्राफ में ये बात लिखता है कि भाई पिछले साल की फिगर मैंने ऑडिट नहीं की, वो किसी और ने की है, और उसने ये ओपिनियन दिया था, क्योंकि पिछले साल के कंपैरेटिव्स को वेरीफाई करना इस साल की ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। लेकिन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एक जगह पे कहते हैं, लेकिन ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई करे। हाँ, इस वजह से नहीं कि वो पिछले साल की फिगर है, इस साल का ओपनिंग है, इस साल की। उन्होंने कहा कि ऑडिटर के ऊपर ना, करंट ऑडिटर के ऊपर पिछले साल की कोई भी फिगर वेरीफाई करना लाजिम नहीं है, लेकिन इस साल की हर फिगर वेरीफाई करना लाजिम है। तो अगर कोई फिगर पिछले साल का क्लोजिंग और इस साल का ओपनिंग है,
तो वो इस साल के वेरीफाई कर दें, बिल्कुल करनी। अच्छा अब यहाँ पे यही क्वेश्चन, आपको पता है जो पुरानी फर्म है उसके ऊपर भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं, आउटगोइंग वाले, इनकमिंग के ऊपर भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं। क्या इनकमिंग वाले ये एज्यूम कर सकती है कि ये तो क्लोजिंग जो इस साल का ओपनिंग है ना, जिससे इस साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स बन रही है, इस साल का ये तो पिछले साल का क्लोजिंग था, उसने वेरीफाई कर लिया होगा, अब मुझे दोबारा वेरीफाई करने की क्या जरूरत है? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है? ये क्यों नहीं सोच सकती, ये समझे क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड दोनों फर्म्स पे अलग-अलग अप्लाई होते हैं। इसलिए चाहे पिछले साल के ऑडिटर ने क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई कर भी लिया हो, इस साल के ऑडिटर ने उस ओपनिंग स्टॉक को वेरीफाई करना है। इस साल के ऑडिटर के पास भी ओपनिंग स्टॉक का सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस होना चाहिए, क्योंकि इस साल के ऑडिटर के ऊपर स्टैंडर्ड्स अलग से अप्लाई होते हैं, उसमें भी कंप्लाई करना है। तो इसका आपके वाले क्वेश्चन कि वो दोनों पे अप्लाई होते हैं ना, दोनों ने क्लाइंट से परमिशन ली, हालांकि एक परमिशन ले चुका था, उसी तरह ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का भी यही रूल है कि दोनों फर्म्स के ऊपर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई। एक अगर एविडेंस ले भी चुका ना ऑडिटर पिछले साल में, तो दूसरे ऑडिटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर उस मैटर की वजह से इफेक्ट हो रही हैं, तो नए ऑडिटर ने उसको भी चेक करना है, वेरीफाई करना है, लाजिम है। तो प्रैक्टिकली इस तरह आप ये सोच लें कि हो सकता है कि इन्वेंट्री 2 दफा ऑडिट हो रही हो, तो बिल्कुल 2 दफा ऑडिट हो रही होगी, एक दफा पिछले साल के ऑडिट के हिस्से के तौर पे, एक दफा ये साल के ऑडिट के हिस्से के तौर पे। क्लियर हो गया जी? नहीं, हम साल के एंड पे आएंगे, लेकिन हम ओपनिंग स्टॉक तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी वेरीफाई करनी है, उसमें जनवरी के महीने के ट्रांजैक्शन का वेरीफाई करना है, तो उसमें ओपनिंग स्टॉक को भी तो वेरीफाई करना है। एक एक करके एक एक करके हाँ, इस तरह तो बैलेंस शीट की तकरीबन सारी ही फिगर्स हमारी इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रही होंगी। थ्योरेटिकली यस कर रही, तो आपने वेरीफाई करना, वेरीफाई करना, सबको करना है ना मसला। लेकिन ये दिखने में जितना बड़ा मसला लग रहा है, प्रैक्टिस में उतना बड़ा मसला नहीं है। इसलिए कि हमारा एक स्टैंडर्ड है, उसने इसका इलाज बताया हुआ है, इसका 2-3 इलाज बताए हैं। सबसे आसान इलाज मैं बता देता हूं, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, ज्यादा इसका डिस्कशन नहीं लेके जाना चाह रहा। सबसे बेहतरीन इलाज ये है, जब प्रीडिसेसर ऑडिटर को प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करो ना, उसके साथ उसको फिर एक रिक्वेस्ट भी कर दो, क्या सर आप अपने वर्किंग के पेपर्स की एक कॉपी हमें भिजवा दें। अगर उसने वर्किंग पेपर्स की कॉपी भिजवा दी, तो आपकी बैठे बैठे यशी एविडेंस सारा मिल गया, हमें सिर्फ चेक करना है, हाँ भाई पिछले साल स्टॉक काउंट हुआ था, स्टॉक काउंट हुआ था, कोई मसला तो नहीं, कोई मसला नहीं, चलो बस एविडेंस मिल गया, सिंपल। लेकिन हमारे पास एविडेंस होना चाहिए। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था, स्टैंडर्ड प्रोसीजर के ऊपर जोर नहीं देता, प्रोसीजर ओरिएंटेड नहीं है, वो एविडेंस ओरिएंटेड है। अब प्रोसीजर किसी और ने परफॉर्म किया, लेकिन एविडेंस हमारे पास आ गया, तो स्टैंडर्ड को कोई इतराज है नहीं है, वो कहता है एविडेंस आना चाहिए। अगर प्रोसीजर आपने परफॉर्म नहीं किया, एविडेंस आ गया आपके पास, ओके है। लेकिन अगर आपने 50% परफॉर्म किया, एविडेंस नहीं आया, नॉट ओके। क्लियर जी? जी लास्ट ईयर जो ऑडिटर आया था सिर्फ उसी से पूछे थे या उससे पहले नहीं, सिर्फ लास्ट ईयर ऑडिटर, बस प्रीडिसेसर ऑडिटर में हमने सिर्फ पिछले ऑडिटर तक रहना है, उससे पीछे नहीं जाना, उससे पीछे नहीं जाना जी। हाँ, अगर ऑडिटर सेम होगा तो फिर ये काम करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? तो सारा एविडेंस उसी के पास होगा, वो खुद ही। तो ये इशू ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करने का इशू, इसे हम कहते हैं ओपनिंग बैलेंसेस की वेरिफिकेशन। तो ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करने का इशू सिर्फ इनिशियल ऑडिट में आता है। इसीलिए आपको कहा हुआ ना, इनिशियल ऑडिट थोड़ा सा मुश्किल होता है, इन मसलों, तो इन छोटे मोटे मसलों की वजह से मुश्किल होता है, ओपनिंग बैलेंस वेरीफाई करना मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस साल के जो ओपनिंग बैलेंसेस इस साल की इनकम स्टेटमेंट को या बैलेंस शीट को अफेक्ट कर रहे हैं, वो तो पिछले साल के क्लोजिंग थे, पिछले साल वेरीफाई हो गए हैं, तो हमें तो कोई काम करने की जरूरत नहीं है ना। अगर हाँ, हमें एविडेंस ऑब्टेन करने की जरूरत है, हमारे पास भी ओपनिंग बैलेंसेस का सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए जी। आपने बात था कि ऑडिटर पिछले स्टेटमेंट से अनमोडिफाइड ओपिनियन देता है, लेकिन आईएएस के मुताबिक तो वो पिछले साल की गलतियों को ठीक करता है, तो ओपिनियन चेंज नहीं होती। नहीं, दोबारा पूछें, ऑडिटर मैंने क्या कहा था कि ऑडिटर प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, उन पे किसी और ने ऑडिटर ने किया तो ऑडिट तो अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा। नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा। मैंने ये ऐसी, ये भाई इनका कहना ये है कि मैंने ये कहा है कि ऑडिटर पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो किसी और ने ऑडिट किया कंपैरेटिव, उस पे अनमोडिफाइड ओपिनियन देता है। नहीं, मैंने ये कहा है कि उस पे कोई भी ओपिनियन नहीं देता, वो उसकी जिम्मेदारी में शामिल नहीं है, वो अदर मैटर में बता देता है कि पिछले साल की फिगर्स किसी और ने कंपैरेटिव किसी और ने ऑडिट की हैं और उसने ये ओपिनियन दिया है, और हम पिछले साल की फिगर्स को चेक नहीं करते। ना, वो हमारी जिम्मेदारी में नहीं है जी। एक मिनट, क्लियर हो गया मेरे भाई? हाँ, पिछले साल की अब ये देखें, ये अलग कंसेप्ट, ये भी अगेन ये कैफ से निकल के C5 का क्वेश्चन है कि अगर पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलतियां आ जाएं तो क्या हम उसे ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे। अब ये C5 का, लेकिन मैं हल्का सा सिर्फ आपको बेस बनाने के लिए जवाब दे रहा हूं
स्टैंडर्ड कहता है पहली कोशिश ये करो कि पिछले साल के ऑडिटर को ही ये बात बता दो और वो खुद से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करे, ठीक करे और ऑडिट रिपोर्ट इशू करे मैनेजमेंट के साथ मिलकर। पहला बेहतर ट्रीटमेंट ये है। लेकिन अगर किसी भी वजह से, 2-3 रीजन वो डिस्कस करता है, किसी भी वजह से ये मुमकिन ना हो तो फिर आप खुद इस साल की कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर्स को रीस्टेट कर दे। अच्छा, इसमें एक फर्क ध्यान में रखिएगा। स्टैंडर्ड कहता है, कंसेप्ट गौर से समझना, मैंने क्या कहा। मैंने कहा अगर किसी वजह से प्रीडिसेसर, पिछले साल में गलती मिली और प्रीडिसेसर ऑडिटर प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को री इशू नहीं करवा पाता मैनेजमेंट के साथ मिलके, तो फिर हमने क्या करना है। इसमें 2 ऑप्शंस दे रहा हूं, एक सही है एक गलत है। पहली ऑप्शन, हमने इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर्स को रीस्टेट करना है। दूसरी ऑप्शन, हमने पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनेजमेंट के साथ मिलके री इशू करना है। दूसरी वाली ऑप्शन गलत है, दूसरी वाली ऑप्शन, पहली वाली ऑप्शन सही है। अच्छा, कोई स्टूडेंट बता सकता है दूसरी वाली ऑप्शन क्यों गलत है और किस सिचुएशन में ये सही होती? शाबाश। अगर पिछले साल, ये इस वजह से गलत है दूसरी ऑप्शन क्योंकि पिछले साल का ऑडिटर कोई और था, उसका हक है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती हो गई ना तो वो मैनेजमेंट के साथ मिलके उसे री इशू करवाया। लेकिन अगर वो नहीं करवाता तो हमने री इशुएंस की तरफ नहीं जाना, रीस्टेटमेंट की तरफ। लेकिन जहन में रखिएगा, अगर हम खुद ऑडिटर हुए ना पिछले साल के भी, तो हमारी पहली कोशिश क्या होनी चाहिए? री इशू। तो री इशू में और रीस्टेट में फर्क समझ आया कि अगर हमें पिछले साल में गलती नजर आए तो प्रेफर्ड अप्रोच क्या है कि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशू करवाई जाए। लेकिन समटाइम्स कुछ हालात में यह पॉसिबल नहीं होता, तो फिर स्टैंडर्ड क्या कहता है कि इसको रीस्टेट कर दो। इससे IAS 8 की कंप्लायंस पूरी हो जाती है। दोनों सूरतों में हो जाती है। हाँ, अगर रीस्टेट करो, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आएगा। शाबाश। ये अगर कंसेप्ट समझ आ गया, इनको कहीं नोट कर लें, कभी आपके एडवांस लेवल पे काम आएगा ये कि री इशू और रीस्टेटमेंट। क्लियर हो गया मेरे भाई? अब IAS 8 के साथ आपने लिंक करवाया, आंसर हो गया। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब हम चलते हैं अपने कंसेप्ट के। अच्छा जी। सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ना इनकमिंग ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट, तो 2 केसेस में नहीं करना, लोगों से कुछ परमिशन नहीं मिली है। जी बिल्कुल। सर ये इतना बड़ा काम है। अच्छा, क्वेश्चन इनका ये है कि सर कोड ऑफ एथिक्स में ये लिखा हुआ है कि अगर इनकमिंग ऑडिटर को प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करने की इजाजत ना मिले तो उसने एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी। और दूसरी बात ये भी लिखी हुई है कि अगर आउटगोइंग ऑडिटर को प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर रिप्लाई करने की इजाजत ना मिले तो भी इनकमिंग ऑडिटर ने एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी। तो फिर ये इतना ज्यादा काम करने का फायदा क्या हुआ? देखिए, इतना ज्यादा काम करने का फायदा ये हुआ कि हम नुकसान से बच गए। अगर हम ये काम ना करते और क्लाइंट के साथ जो डिसएग्रीमेंट्स वगैरह हैं, जो स्कोप लिमिटेशन क्लाइंट इंपोज करता है, ये हमें पता ना चलती स्टार्ट में, तो ये बाद में पता चलती, उस वक्त हमारे लिए ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती। तो आप यूं कह सकते हैं, अगर आप यूं सोचेंगे ना, ओहो हमने तो थोड़ा बहुत काम किया, लेटर भी लिखा, इंफॉर्मेशन भी सर्च की, 2-3 दिन लग गए, फिर उसके बाद एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, ये तो हमारा 2-3 दिन का नुकसान हो गया। तो भाई ये 2-3 दिन का नुकसान बेहतर है बाद में कहीं फर्म ही पूरी ना पूरी डूब जाए। आपको बताया था ना, ये जो हमारी हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड है एनरॉन और वर्ल्डकॉम। ठीक है, ये एक हमारी, अब तो बिग 4 की टर्म यूज करते हैं ना, पहले बिग 5 होती थी, बाद में बताइए आर्थर एंडरसन एंड कंपनी। तो उनका इंटेग्रिटी का मसला था मैनेजमेंट का। फ्रॉड मैनेजमेंट कर रहे थे, ऑडिटर को रिश्वत के तौर पे पता है क्या कह रहे थे? सर अगर आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया ना, शेयर होल्डर्स को बताया कि हमारी कैपिटलाइजेशन पॉलिसी गलत है, हम एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज कर रहे हैं ताकि हमारा प्रॉफिट ऊपर रहे और बैलेंस शीट भी जरा हैवी एसेट्स के साथ शो हो, गलत क्या? अगर आपने शेयर होल्डर्स को बताया तो हम डायरेक्टर्स हैं, हमारे कुछ शेयर होल्डर के साथ अच्छे टर्म्स हैं, हम उनको क्या कि आपको रिमूव करवा देंगे। और अगर आप हमारी बात मान लेते हैं तो ना सिर्फ ये कि आप एज ऑडिटर कंटिन्यू करते रहेंगे, बल्कि हम आपको कुछ नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज, टैक्स का काम भी हमारा लाखों का आता है, वो टैक्स रिटर्न का काम फाइल करने का वो भी आपको दे देंगे। इसके अलावा कंसल्टेंसी का भी काम होता है हमारा, वो भी मिलियंस में, वो भी आपको दे देंगे। तो ऑडिटर चुप रहा। मतलब रिसर्च में ये लिखा है,
ऑडिटर चुप रहा। अब बाद में जब ये फ्रॉड सामने आया ऑडिटर हमेशा के लिए चुप तो उन्होंने जो शेयर होल्डर्स थे, अच्छा शेयर होल्डर जो बाकी दूसरे शेयर होल्डर थे, उन्होंने मैनेजमेंट के खिलाफ, जो सीएफओ इसके खिलाफ तो केस किया, ऑडिटर के खिलाफ भी किया कि भाई ऑडिटर को हमने इसलिए भेजा था चेकिंग करे, इसने क्यों नहीं बताया। हालांकि टेक्निकल ग्राउंड, अच्छा ऑडिटर ने पता क्या किया, ऑडिटर ने अजीब काम किया। वकील होते हैं ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। ऑडिटर ने वकील से पूछा भाई हमने प्रोसीजर परफॉर्म किया है, इनके ऊपर कैपिटलाइजेशन पॉलिसी क्लाइंट की लिखी जो गलत है स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, हमारे वर्किंग पेपर में लिखा हुआ है कि ये क्लाइंट ने जो करोड़ों के एक्सपेंडिचर्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उन्हें कैपिटलाइज किया हुआ है, तो हम तो जैसे ही क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का हम तो पकड़े जाएंगे, अब कोई तरीका निकालो। उसने लॉयर ने किताबें पढ़ी अपनी, स्टैंडर्ड भी पढ़े, और उसने कहा उस वक्त एक हमारा स्टैंडर्ड है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, उस वक्त नहीं होता था, उस इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती थी। उसने कहा आपके स्टैंडर्ड मैंने पढ़े, उसमें यह लिखा हुआ है कि आपने जो भी काम करना है उसको डॉक्यूमेंट करना है। मैंने कहा बिल्कुल लिखा हुआ है इसलिए तो करते हैं। उसने कहा लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि कितने अरसे तक डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना है, रिटेंशन पीरियड नहीं लिखा हुआ। आप ऐसा कीजिए सारे डॉक्यूमेंट जला दे, और जब जज पूछे आप उसे कहिएगा सर आग लग गई थी, आग लग गई थी। अब उसने इसी तरह किया, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जला डिस्ट्रॉय कर दिए उस क्लाइंट से रिलेटेड। अच्छा अब देखे, अब ये लोगों का शक तो बढ़ गया, लेकिन उनके पास सबूत नहीं था कि कैपिटलाइजेशन पॉलिसी का। इनफॉर्मली देखे ना, देखे कोर्ट्स में कोर्ट की सोच में डिसीजन करती है, जनरल पब्लिक कुछ और है। जनरल पब्लिक में हर बंदे का परसेप्शन ये था कि इन्होंने गड़बड़ किया, साथ है तभी तो डिस्ट्रॉय किया सबको। ऐसे थोड़ी होता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स रातों रात डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन कोर्ट में चूंकि सबूत नहीं था, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। इस केस में ऑडिटर बरी हो गए थे। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, और खासतौर पर जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज नहीं बेच रही होती, ये सिर्फ एक चीज के ऊपर बिजनेस कर रही होती है, रेपुटेशन के ऊपर। और रेपुटेशन, रिस्पेक्ट और इज्जत एक दफा चली जाए ना, आपने सुना होगा, वो फिर वापस नहीं आती। तो उस आर्थन बिग 5 में से फर्म थी बिग 5, और लीगल केस भी क्लीन चिट मिल गई थी उनको, लेकिन मार्केट में रेपुटेशन इतनी इफेक्ट हुई उनकी कि कोई भी कंपनी उनसे अपना ऑडिट करवाने के लिए तैयार नहीं थी। मतलब, और जो कंपनी करवाती, अच्छा इंटरेस्टिंग बात सुने, जो कंपनी उनको अपना ऑडिटर अपॉइंट करते थे ना इस स्कैंडल के बाद, उसकी शेयर प्राइस आधी हो जाती थी अगले दिन उस कंपनी की। क्यों भला? शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर, शेयर होल्डर ये परसीव करते थे कि लगता है ये जो ऑडिटर ना आर्थर एंडरसन वाले, ये 2 नंबर काम में माहिर है, तो ये कंपनी ने लगता है इसलिए इनको अपना ऑडिटर अपॉइंट किया कि इसने 2 नंबर काम किए होंगे, और ये इनसे अपनी मर्जी का अनमोडिफाइड ओपिनियन खरीदना चाहती होगी, ओपिनियन शॉपिंग करना चाहती होगी, इसीलिए। तो जो कंपनी इनको अपना ऑडिटर अपॉइंट करती थी, वो उसके शेयर होल्डर कहते थे बेचो, इसे कोई गड़बड़ है। कंपनी ने ऐसे नहीं 2 नंबर वाली फर्म को अपॉइंट किया, कोई गड़बड़ है, शेयर बेच दो, प्राइस डाउन हो जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता 1-1.5 साल के अंदर वो कंपनी, वो फर्म तकरीबन खत्म हो गई। तो इसीलिए याद रखिए, ये अहमियत है हमारी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर की। अगर गलत क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया आपने, और फिर एक्सेप्ट करने के बाद उसके प्रेशर में भी आ गए, तो लेसन हमें यह मिलता है इससे कि चाहे 100 साल पुरानी फर्म क्यों ना हो, चाहे दुनिया की टॉप 5 फर्म में से क्यों ना हो, 2 गलत ऑडिट किए सिर्फ उसने, 2 गलत, 100 साल पुरानी फर्म थी बिग 5, 2 गलत, एनरॉन और वर्ल्डकॉम, उसका नामो निशान मिट गया। तो इसीलिए बजाय ये कि हम बाद में रिस्क को कम करने के लिए प्रोसीजर बढ़ाते फिरे, क्या ये बेहतर नहीं है एक्सेप्टेंस स्टेज पे ही डिसाइड कर ले कि जो बहुत हाई रिस्क की क्लाइंट है, जो बहुत इंटेग्रिटी डाउटफुल है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। हालांकि एक्सेप्ट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको प्रोसीजर बहुत बढ़ाने पड़ते हैं, और फिर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का भी खतरा होता है। जाहिर है लोगों को भी तो पता होता है कि गड़बड़ चल रही होगी। तो इसीलिए बेहतर क्या होता है, फर्स्ट स्टेज पे ही ऐसा क्लाइंट हो जिसमें इंटेग्रिटी का मसला हो, हम क्या करें, छुट्टी कर। हालांकि इसमें कोई 2-4 दिन लगे होंगे, तो फिर हमें फायदा क्या हुआ होगा छुट्टी करवाने का? फायदा ये हुआ बाद में हमेशा के लिए चुप होने से बच गए। ठीक है, चलिए और क्या। प्रीडिसेसर ऑडिटर से डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। ये डिफरेंट किस्म से क्या मुराद है? हाँ मांग सकते हैं। अच्छा बिल्कुल, उससे आप एक्सेप्टेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मांग सकते हैं, उससे आप किसी भी एरिया के जो उसने प्रोसीजर परफॉर्म किए हुए हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मांग सकते हैं। ये कहना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। उससे रिलेटेड पार्टी के बारे में भी शाबाश इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, बिल्कुल। ओवरड्यू फीस भी पूछो, वो एक्सेप्टेंस में ही आ जाएगी। ये बताएंगे क्लाइंट को कि हम ये सारी इंफॉर्मेशन। और जी बिल्कुल, क्लाइंट को देखें, क्लाइंट को ना एक दफा इजाजत लेनी होती है, जैसे हमने इंटरनल ऑडिटर में भी ये पढ़ा था, क्लाइंट से एक दफा इजाजत लेनी होती है, सर हम इंटरनल ऑडिटर को यूज कर लें,
यूजिंग दी वर्क के लिए या डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए। एक दफा क्लाइंट इजाजत दे देना, उसके बाद बार बार क्लाइंट को ये बताने की जरूरत नहीं होती कि हम आज उसे ये काम करवाएंगे, आज उसे ये काम करवाएंगे, नहीं। एक दफा क्लाइंट से परमिशन ले लेते हैं हम कि सर प्रेडिसेसर ऑर्डर को कम्युनिकेट करना है हमने, आपको कोई इतराज तो नहीं है। जब ये कह दें फिर उसके बाद आप उससे जितनी दफा मर्जी कम्युनिकेशन करें, जो मर्जी इंफॉर्मेशन निकलवाएं, बार बार इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा अजीब सा कंसेप्ट। असल में ओरिजिनल कोड ऑफ एथिक्स में ना इसकी हेडिंग कुछ हो रहा है, इस कंसेप्ट की आईकैप की बुक में हेडिंग कुछ हो रहा है। आईकैप की बुक की जो हेडिंग है थोड़ा सा ट्रिकी है, वो समझ में नहीं आता। वो अकाउंटेंट्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को समझ आ जाता है, स्टूडेंट्स को समझ। आईकैप की बुक में हेडिंग है वर्क कंप्लीमेंट्री आर एडिशनल टू एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या हेडिंग आईकैप की बुक में? वर्क कंप्लीमेंट्री आर एडिशनल टू एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। और कोड ऑफ एथिक्स में हेडिंग है सेकंड ओपिनियन। सेकंड ओपिनियन क्या कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि हम ऑडिटर हैं, कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, उसने अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन लाइफ ऑफ बेसिस के ऊपर शो करवाई है। हमने कहा ये तो मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल है, हम तो क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। क्लाइंट कहता है नहीं, ये तो हमने जब स्टैंडर्ड पढ़े थे उस वक्त तो इजाजत होती थी इसकी, तो 25 साल पहले। कहा भाई अभी इजाजत नहीं है। क्लाइंट कहता नहीं, मुझे लग रहा है आप झूठ बोल रहे हैं। मैं ऐसा करता हूं कि मार्केट में किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ लेता हूं कि इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए। अगर कभी डिसएग्रीमेंट हो ना ऑडिटर और क्लाइंट के दरमियान में, तो सम टाइम क्लाइंट ये कहता है, सम टाइम तो क्लाइंट पक्का हो जाता है ना कि मैंने हिलना ही नहीं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। हम कहते हैं भाई हम ठीक है, क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं। सम टाइम क्लाइंट ये कहता है अच्छा मैं किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ लेता हूं। अब ये जो किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछना है ना, ये अलहदा से इंगेजमेंट है। अभी तो आपको इजाजत नहीं, आप मेरे से जितने मर्जी क्वेश्चन पूछ ले। यही अगर मेरी फर्म होती और आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते तो एक एक क्वेश्चन के बदले में आप बिलिंग, मैं आपको बिल भेज रहा होता और आप मुझे पेमेंट कर रहे होते, और मैं आपसे कहता कि भाई हर चीज का रिकॉर्ड होगा, आपने क्वेश्चन भी रिटर्न फॉर्म में भेजना है, मेरा आंसर भी प्रॉपर रिटर्न। प्रैक्टिस में तो ऐसे ही काम होता है, चेक भी रिटर्न फॉर्म में। हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये याद रखें, ये एक अलहदा से वर्क है, अलहदा से जॉब है, अलहदा से। इसीलिए इसे कहा गया वर्क इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा कोई काम करवाना, या कंप्लीमेंट्री का भी मतलब यही है, फर्दर मजीद काम करवाना। लेकिन ये मजीद काम या एडिशनल वर्क उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से नहीं करवाया जा रहा जो ऑडिट कर रहा है, ये किसी दूसरे से। अच्छा अब इसमें मसला क्या है? कोड ऑफ एथिक्स कहता है इसमें थ्रेट क्या होता है? इसमें थ्रेट ये होता है कि जब ये क्लाइंट उस तीसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएगा ना मशवरा लेने के लिए उसके पास, तो रिस्क है कि ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देगा। क्योंकि आपको पता है जब भी कोई किसी दो बंदों की लड़ाई हो, वो किसी तीसरे के पास जाते हैं, तो जो बंदा जाता है वो सारी बातें बताता है, अपना भी कसूर बताता है। वो सिर्फ ये कहता है देखो मेरा जो सर इसने फाड़ दिया, और वो जो उसके बाजू टांगे तोड़ के आया है उसके बारे में नहीं बताएगा। तो उसी तरीके से जब डिसएग्रीमेंट हुआ ना, तो वो जो क्लाइंट गया एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो सकता है उसको ना दे, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा ओपिनियन दे दे इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन के ऊपर जो गलत है, ऐसा मशवरा दे। इसीलिए ये जो प्रोविजन है ना वर्क कंप्लीमेंट्री और एडिशनल टू एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये बेसिकली उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए है। ये हमें सामने रख के नहीं बनाई प्रोविजन, ये उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को सामने रख के बनाई है कि उसके पास जब क्लाइंट आए और उससे कहे कि मेरा और मेरे ऑडिटर का इस बात पे डिसएग्रीमेंट है, आप बताइए, आप भी पढ़े लिखे हैं, आपने भी स्टैंडर्ड पढ़े हैं, क्या किताबों में वाकई ऐसा लिखा हुआ है कि इस सिचुएशन में ये होगा? तो उस ऑडिटर को चाहिए पहले सिचुएशन को पूरा समझ ले, सिचुएशन है क्या, ठीक है? तो इसीलिए स्टैंडर्ड ये कहता है ये है वर्क कंप्लीमेंट्री और एडिशनल टू एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये बात समझ आ गई? जिसे इन शॉर्ट कोड ऑफ एथिक्स ने क्या कहा? सेकंड ओपिनियन। कि कोई डिसएग्रीमेंट है, क्लाइंट सेकंड ओपिनियन देने के लिए या किसी के पास। थर्ड क्या होगा इसमें? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एडवोकेट, कि हो सकता है वो एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपिटेंट एडवाइस ना दे सके, प्रोफेशनल एडवाइस ना दे सके। क्यों ना दे सके? क्योंकि उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर उसे क्या करना चाहिए? प्रपोज्ड अकाउंटेंट नोटिफाई एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट। समझ आई क्या कह रहा है? प्रपोज्ड कौन है? जिसके पास क्लाइंट गया है। एग्जिस्टिंग कौन है? हम। उस वाले क्लाइंट को चाहिए, जैसे जज के पास जब कोई अपना सर कटा हुआ नहीं टूटा फूटा सर लेके जाए, तो जज को चाहिए कि दूसरी पार्टी को भी बुला के रहा पूछ ले उसका क्या टूटा। तो इसलिए प्रपोज्ड अकाउंटेंट
नोटिफाई करेगा एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट को, हमें हमसे पूछेगा बताओ ये क्लाइंट आया तुम्हारा, हमें उसने ये कहा है, बताओ तुम्हारा क्या कहना है। अगर कोई कमी बेशी है तो एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट प्रोवाइड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, हम उसे कहेंगे नहीं ये 2 बातें इसने छुपा ली हैं, ये 2 बातें भी हैं। और फिर जो प्रपोज्ड अकाउंटेंट है उसको चाहिए कि उन फैक्ट्स की बेस पे जो भी ओपिनियन दे रहा है ना वो, उसकी एक कॉपी एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट को भी भिजवा दे, ताकि हमें पता चल जाए कि क्या उसका ओपिनियन भी वही है जो हमारा है, और फर्क है तो किस वजह से। क्लियर हो गया? ये सेकंड ओपिनियन की बात सामने आ गई। ठीक है, ये नॉर्मली किस वक्त होती है? जब डिस्प्यूट अराइज हो क्लाइंट और एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट के दरमियान। तो क्लाइंट किसी दूसरे बंदे से सलाह मशवरा लेने के लिए जब जाता है, उसे कहते हैं वर्क कम्प्लीमेंट्री आर एडिशनल टू एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये कहानी समझ आ गई? अब अगर एग्जाम में कभी सेकंड ओपिनियन का वर्ड यूज करे किसी केस में, या वर्क कम्प्लीमेंट्री एडिशन टू एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का वर्ड यूज करे, आपके समझ में ये सिचुएशन समझ आ जाएगी। डिसएग्रीमेंट है और क्लाइंट दूसरे के पास, बस डन हो गया जी। चलिए ये चैप्टर 5 हो गया हमारा क्लोज। अच्छा मुझे ये बताइए, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का हमने कंसेप्ट पढ़ा था। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में हमने क्या स्टडी किया था कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? एक्सेप्टेंस प्रोसीजर होते हैं, प्री कंडीशंस और एग्रीमेंट साइन करना। शाबाश शाबाश। अच्छा प्री कंडीशंस में हम क्या देखते हैं कि क्या हम इंडिपेंडेंट हैं, लीगल एथिकल रिक्वायरमेंट्स वगैरह कंप्लाई कर रहे हैं। भाई एक्सेप्टेंस स्टेज पे ये देखना बनता है कि नहीं बनता कि हम लीगल और एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, हमें चेक करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा अब इसमें इसका मतलब है हम लोगों के ऊपर, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट्स भी अप्लाई होती हैं, एथिकल रिक्वायरमेंट्स में हमें दोनों पढ़नी चाहिए। कौन सी आई कि आपने हमारे सिलेबस में इंक्लूड की होगी? दोनों। अच्छा लीगल रिक्वायरमेंट्स कहाँ लिखी हुई हैं? ओरिजिनल किधर लिखी है? कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो ये नहीं कहेगा बताओ ये सिचुएशन है, ये असर आसिफ के चैप्टर 6 के मुताबिक आंसर करो, ये नहीं कहेगा। क्या कहेगा? लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 के मुताबिक, ऐसे नहीं कहेगा। वो कहेगा ये सिचुएशन है, इसे कंपनीज एक्ट के मुताबिक आंसर करो, ये सिचुएशन है, इसे कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक आंसर करो। वो तो हमने पढ़ा, तो हमें पता है ना कि कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स चैप्टर 6 में है, कोड ऑफ एथिक्स की चैप्टर 7 में। लेकिन असल में आपको बताना चाहिए लीगल रिक्वायरमेंट्स ओरिजिनली कहाँ लिखी हुई हैं? कंपनीज एक्ट में। और एथिकल रिक्वायरमेंट्स कोड ऑफ एथिक्स। हमने दोनों पढ़ी क्योंकि दोनों हमारे सिलेबस में। पहले कौन सी पढ़नी चाहिए? कंपनी लीगल, क्योंकि लीगल बहरहाल, हालांकि दोनों लाजमी हैं। लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी ना करें, हो सकता है आपको जेल जाना पड़े 2 साल 3 साल के लिए। लेकिन एथिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी ना करें तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं रहते। लीगल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस इंश्योर करता है एससीसीबी, एथिकल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस इंश्योर करता है आईकैप। तो आप खुद फैसला कर लें 2 साल के लिए जेल जाना के चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नहीं रहना। देखा? तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को भी इजी ना लें, ये ना समझे कि लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करना लाजमी, एथिकल रिक्वायरमेंट्स एथिकल है, एथिक्स हो चाहे करो चाहे ना करो। ना 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 ना, हमारे एथिक्स जो हैं ये लाजमी है, लाजमी है। अच्छा आगे चलते हैं। आप लीगल रिक्वायरमेंट्स में आपने, अच्छा इधर लीगल रिक्वायरमेंट्स है, उधर एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, दोनों को कंप्लाई करना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया, कुछ सिचुएशन ऐसी है जो दोनों में कॉमन है, जो कंपनीज एक्ट में भी डिस्कस हुई है, कोड ऑफ एथिक्स में भी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो किसके मुताबिक डिस्कस करना ना, दोनों के मुताबिक नहीं, रिक्वायरमेंट के मुताबिक। रिक्वायरमेंट में कहा कंपनीज एक्ट के मुताबिक और कोड ऑफ एथिक्स भी रगड़ देंगे उधर। शाबाश। रिक्वायरमेंट जो लिखी हुई है उसके मुताबिक। अच्छा अब सुने, अब इसका अब फर्क क्या होगा? फर्क क्या होगा? मैं कुछ 3-4 फर्क आपको बताऊंगा, ये आपने नोट करते रहना, ये आपको केस स्टडी सॉल्व करते हुए हेल्प करेंगे। पहला फर्क, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं ये सिर्फ पार्टनर्स पे अप्लाई होती हैं। लीगल रिक्वायरमेंट सिर्फ पार्टनर्स पे अप्लाई होती हैं, लेकिन एथिकल रिक्वायरमेंट्स सारी फर्म पे अप्लाई होती हैं, सारी फर्म पे अप्लाई होती हैं। सारी फर्म से क्या मुराद है? सारी फर्म से मुराद पार्टनर भी है, मैनेजर भी है, और आप जैसे ट्रेनी स्टूडेंट्स भी हैं। इसका मतलब है, हालांकि अच्छा कोड ऑफ एथिक्स की अजीब बात है, जब आप ओरिजिनल कोड ऑफ एथिक्स कभी पढ़ेंगे ना, उसके ऊपर लिखा होगा कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और उसके अंदर पता है क्या लिखा होगा? ये स्टूडेंट पे भी अप्लाई होता है, ये है स्टूडेंट पे भी अप्लाई। ये थोड़ी है हम ऑडिट करने के लिए जाएं, मुझे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिले, मैं तो साइलेंट रहूं और ट्रेनी स्टूडेंट मस्जिदों में ऐलान करता रहे।
ये ऐसे तो भाई उसको भी तो साइलेंट रहना चाहिए। इसका मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल सिर्फ पार्टनर पे नहीं, सब पे अप्लाई, यानी कोड ऑफ एथिक्स भी सब पे अप्लाई, सारी टीम के ऊपर, लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट सिर्फ पार्टनर पे अप्लाई। ये एक फर्क जहन में रखें। बाकी मैं आहिस्ता आहिस्ता केस स्टडी जैसे जैसे आती जाएंगे आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अच्छा, ये बात चैप्टर 5 के एंड पे ना लिखे, चैप्टर 6 के शुरू में लिखे। हाँ जी, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं लीगल कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स। इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? इस चैप्टर में सीखेंगे ऑडिटर्स के ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी अप्लाई होती हैं, और वो हमसे डिफरेंट सिचुएशंस में पूछेगा, बताओ इसमें किसी रिक्वायरमेंट की वायलेशन तो नहीं हो रही, और डेफिनेटली हो रही होगी। हमने आइडेंटिफाई करना है, लेकिन आइडेंटिफाई करने से पहले पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट्स क्या अप्लाई होती हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे, ऑडिटर्स पे। तो अब वो हमसे हमें सिखा रहा है, ठीक है। पहली चीज, अच्छा इसमें सिखाएगा क्या? इसमें सिखाएगा ऑडिटर को किसने अपॉइंट करना है, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, किसको करेगा। फिर सुन लें, इस चैप्टर में क्या सीखेंगे? स्टैट्यूटरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, किसको करेगा, कितने में करेगा, ये नहीं है, कौन करेगा और कब करेगा। ये डिस्कस हुआ है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में, ये डिस्कस हुआ है। अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, पहली हेडिंग क्या है चैप्टर की? अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इसमें हम क्या सीखेंगे कि ऑडिटर की, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कब करेगा। फिर इसके बाद अगली हेडिंग क्या है लर्निंग ऑब्जेक्टिव? प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट, कैसे करेगा, कैसे करेगा, नहीं क्यों करेगा, नहीं क्यों तो करेगा, लॉ ने कह दिया तो करेगा, भाई ने कह दिया करने का तो करने का, लॉ ने कह दिया करने का तो करने का, फिर दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा, भूल गया मैं। ये चैप्टर हमें क्या सिखा रहा है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, किसको करेगा, किसको। अब सुने, कौन करेगा और कैसे कब करेगा, यह है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 क्या है? लीगल प्रोसीजर। लीगल प्रोसीजर में हम सीखेंगे कैसे करेगा, कैसे करेगा। और फिर इसके बाद क्या है? राइट्स एंड ड्यूटीज, ये छोटा सा कंसेप्ट है। हाँ, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन किसको करेगा और किसको नहीं करना चाहिए। जो क्वालिफाइड है उसकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, और जो डिसक्वालिफाइड है उसकी अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। और सुन ले, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके ICAP की क्वेश्चन बैंक में, इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन के है, इसको करना है। लेकिन रीसेंट ट्रेंड पिछले अगर 3-4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन उठा के देखे तो रीसेंट ट्रेंड जो है वो इसके ऊपर है, यानी कौन करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा, यानी रीसेंट फोकस उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2 पे है। लेकिन पास्ट में और ICAP के क्वेश्चन बैंक में जो ज्यादातर क्वेश्चन है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, लेकिन आपको पता है वो पूछ किसी में भी सकता है, तो इसलिए हमने सारे ध्यान से, ये इसलिए क्योंकि ज्यादा चांसेस यही है कि रिसेंट ट्रेंड को अगर फॉलो करता है तो वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 या 2 में से क्वेश्चन उठाएगा। लेकिन कहीं, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर प्रैक्टिस है किसकी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 की, ICAP के क्वेश्चन बैंक में भी और पास्ट पेपर में ऑन दी होल। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको ओवरऑल थीम बता दिया चैप्टर का कि क्या सीखने जा रहे हैं। अभी हम सीखने जा रहे हैं, ये दिल्ली स्टैंडर्ड टाइम कौन बता रहा है? अभी कहाँ टाइम हुआ, और अभी 15 मिनट पूरे बाकी पड़े। अच्छा, मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में कहा था, अच्छा आप मेरी बातों को ले लेना इजी, मैंने स्टार्ट में कहा था मेरा टाइम जाया ना करे, असाइनमेंट आराम से सामने रखा करें। जिस स्टूडेंट के पास जाता हूँ कहता ठहरे सर मैं अभी बैग से निकालता हूँ, टाइम जाए। मैंने आपको उस वक्त क्या दिया था, भाई देखिए जो नियत करके वहाँ पढ़ाना है, वरना फिर अगस्त में जाना पड़ेगा। आप शायद अगस्त में आने के लिए तैयार होंगे, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं हरगिज तैयार नहीं हूँ। इसीलिए
जो मैं प्लान करके वो तो पढ़ा के जाना है, चाहे 11 क्यों ना बचे। आइंदा भी अगर आप इसी तरह असाइनमेंट लेट चेक करवाया करेंगे ना, जब कह देता हूँ असाइनमेंट सामने रखें, तो सबको असाइनमेंट सामने रखने चाहिए। पास सर अभी देख रहा हूँ, अभी निकालता हूँ, दिल तो करता है एक मिनट गर्दन उड़ा दूं मैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा बुरा इंसान मुझे बोला था कि मैं टाइम जाया करवाता, तो अब मैं भी आपका टाइम जाया करवाऊंगा मैं टाइम 10:30 से। अभी ये 2-3 मिनट जाया करवाया ना, हालांकि बढ़ा सकता था, इसीलिए करवाया क्योंकि जब 10:30 हो जाएंगे ना, उसके बाद जो आपकी हालत होती है ना, थोड़ी देर दाएं बाएं मूव करें, मुझे बड़ा मजा आता है, तो छोड़ूंगा नहीं आपका। सुन भैया, आपको चाहिए था कि असाइनमेंट्स, आपको रोज का पता है ना, ये रोज का काम है, तो आपको चाहे मेरे आने से पहले ही असाइनमेंट सामने रखें, मैं आऊँ असाइनमेंट चेक करता। ना मैंने असाइनमेंट चेक करना छोड़नी है, ना आपने मेरा टाइम जाया करना छोड़ना है, हाँ, और ना मैंने आपको एक्स्ट्रा बैठाना छोड़ना है। हाँ जी बिल्कुल। 30 फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, 30 फॉर अपॉइंटमेंट एंड खामोश। अच्छा, पहली चीज हमें क्या सिखा रहा है? पहली चीज ये सिखा रहा है कि ऑडिट करवाना किसके लिए रिक्वायर्ड। अच्छा, ये गौर से सुन ले, इसको बाजू का आप मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं एक दूसरी रिक्वायरमेंट के साथ। कह रहे हर ऐसी कंपनी, हर कंपनीज के लिए ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड है, सिवाय ऐसी कंपनी जो प्राइवेट है और पेड अप कैपिटल 1 मिलियन या कम है। इसका मतलब है अगर किसी कंपनी का पेड अप, प्राइवेट कंपनी है, पेड अप कैपिटल 6 लाख है, उसके लिए ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड नहीं है। तो पहली चीज ने क्या सिखाई भाई, ये देख लो अपॉइंटमेंट की तरफ जाने से पहले कि आपकी कंपनी के लिए ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड भी है कि नहीं। तो ऑडिट करवाना किसके लिए रिक्वायर्ड है? एवरी प्राइवेट कंपनी। किसके लिए? हर कंपनी के लिए, सिवाय उसके जो प्राइवेट है। और अच्छा, प्राइवेट है, पेड अप कैपिटल 1.5 मिलियन है, शाबाश। आगे चलें, अब पता चल गया तो करेगा कौन? ये डिपेंड करता है कि ऑडिटर कौन से वाला है। ऑडिटर कितनी किस्म का होता है? ऑडिटर बहुत सी किस्म का होता है। एक है फर्स्ट ऑडिटर, एक है सब्सीक्वेंट ऑडिटर, एक है कैजुअल वैकेंसी, और एक है मिड टर्म रिमूवल। ठीक है, बहरहाल स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट ऑडिटर से क्या मुराद है? कंपनी की जिंदगी का पहला ऑडिटर, यानी जो इनकॉर्पोरेशन के फौरन बाद अपॉइंट किया जाता है। लॉ ये कहता है फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फर्स्ट ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन इनकॉर्पोरेशन। इफ डायरेक्टर्स फेल टू अपॉइंट, तो फिर कौन अपॉइंट करेगा? कमीशन करेगा। अब सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया, हु शैल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फेल विद इन 90 डेज, फेल, पास। आपसे जब पूछे ना कौन, आप क्या देता, दो हरफी बात करते हैं, डायरेक्टर्स। उसे बताना है कि डायरेक्टर्स कब अपॉइंट करेंगे, और अगर वो अपॉइंट नहीं करते फिर कौन करेगा। ये कंप्लीट आंसर है। सिर्फ ये नहीं कह देना फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर्स। जब भी कोई पूछे हु शैल अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर, तो क्या बताना है? फर्स्ट डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इफ डायरेक्टर डोंट अपॉइंट विद इन prescribed period, then कमीशन। क्लियर? एक वैसे कमीशन से मुराद SCCP, सिक्योरिटी एंड कमीशन पाकिस्तान। भैया क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन में उसने कहा कंपनी इनकॉर्पोरेट हुए 80 दिन हो गए हैं, अपॉइंटमेंट नहीं हुई, अब डायरेक्टर को याद आया अपॉइंटमेंट करनी थी, कर सकते हैं। एक में कहा 120 दिन हो गए, ओके ठीक है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन होता है? सब्सिक्वेंट ऑडिटर होता है फर्स्ट डायरेक्टर के बाद जो भी पार्ट, ये दूसरा भी हो सकता है, 50वां भी हो सकता है, 50वां भी हो सकता है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स कहां? एजीएम में। या आपने शायद सीला पढ़ा है कैप 7, तो उसमें ऑर्डिनरी बिजनेस में एग्जांपल होती थी कि फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर्स विद इन 90, और सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय मेंबर एट एजीएम। और अगर मेंबर्स एजीएम में अपॉइंट नहीं करते
तो फिर कमीशन करेगा, कमीशन करेगा। भाई क्लियर हो गई ये बात? आगे चलते हैं। कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या होता है? तीन याद रखना है, डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन। कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या है? डेथ भी, डिस्क्वालिफिकेशन भी, डेथ भी, डिस्क्वालिफिकेशन, ये कैजुअल वैकेंसी है। ठीक है, डेथ और डिस्क्वालिफिकेशन। अगर डेथ या डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए उसे कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। इस सूरत हाल में कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा? डायरेक्टर्स। कितने दिन में? विद इन 30 days ऑफ इट्स अकरेंस। और अगर डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी को 30 दिन में फिल ना करें, यानी फर्स्ट ऑडिटर डायरेक्टर 90 दिन में नहीं करते तो कमीशन, सब्सिक्वेंट मेंबर्स एजीएम में नहीं करते तो कैजुअल वैकेंसी विद इन 30 days नहीं करते तो। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा, कैजुअल वैकेंसी अगर तो ऑडिटर ना सोल प्रोप्राइटर, उसकी डेथ हुई तो ये कैजुअल वैकेंसी होती है। लेकिन अगर पार्टनरशिप हो ना, पार्टनरशिप जिसमें 15 पार्टनर्स हैं, उसमें से एंगेजमेंट पार्टनर की डेथ हो जाए, वो कैजुअल वैकेंसी नहीं होती, क्योंकि पार्टनरशिप के केस में कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अपॉइंट नहीं होता, बल्कि फर्म अपॉइंट होती है। तो अगर आपने पार्टनरशिप के साथ कोई एग्रीमेंट किया है और कोई एक पार्टनर की डेथ हो गई है, वो एग्रीमेंट स्टिल वैलिड रहता है, क्योंकि बाकी के पार्टनर्स तो हैं, वो फिर सर्वाइविंग पार्टनर्स उसको पूरा करते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में, हाँ जैसे पार्टनरशिप, हाँ, तो पार्टनरशिप के केस में याद रखिए, अगर एक पार्टनर की डेथ हुई है तो वो कैजुअल वैकेंसी नहीं है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसमें उसकी डेथ हुई है, तो वो कैजुअल वैकेंसी है। आगे चलते हैं, सारी विड्रॉल की रिमूवल करते हैं डिस्कशन अभी। इन केस ऑफ मिड टर्म रिमूवल, मिड टर्म रिमूवल का मतलब क्या होता है? और एक होता है, दो टर्म्स होती हैं, लॉ में यूज होती हैं, मैं बोलूंगा शायद आप समझ जाएंगे फर्क क्या है। एक है रिटायरमेंट ऑफ ऑडिटर, एक है रिमूवल ऑफ ऑडिटर। रिटायरमेंट ऑफ ऑडिटर का मतलब क्या है? एजीएम में उसका टाइम पूरा हो गया, उसकी जगह पे किसी और को अपॉइंट कर लिया। रिमूवल का मतलब क्या है? कि उसका टेन्योर पूरा होने से पहले उसको रिमूव कर दिया। साजिश नहीं, लेकिन साजिश नहीं, मुदाखलत में नहीं, ये अंदरूनी फैसला होता है, क्या कहते हैं इसको? हाँ जी, ये किसी एक डायरेक्टर्स बैठेंगे कमरे में, नहीं डायरेक्टर नहीं, मेंबर्स, और फिर फैसला करेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन से। स्पेशल रेजोल्यूशन से क्या एक ऑडिटर अपॉइंट हो गया, वो टेन्योर पूरा होने से पहले रिमूव हो सकता है? यस, हो सकता है, स्पेशल रेजोल्यूशन से। लेकिन इस सूरत में अजीब बात सुने, मेंबर्स के पास ये तो पावर है कि किसी ऑडिटर को वो रिमूव कर सकते हैं टेन्योर पूरा होने से पहले स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए से, लेकिन उसकी जगह पे दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करने की पावर इनके पास नहीं है। ठीक है, ये इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे विद प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन। आप विद प्रायर अप्रूवल, आप बता सकते हैं कि इस अपॉइंटमेंट के केस में कमीशन की प्रायर अप्रूवल क्यों जरूरी है भला? ताकि कमीशन देख ले रिमूवल जस्टिफाइड, और इसकी जगह पे जो दूसरा ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट है। क्योंकि ये जो शेयर होल्डर्स को पावर दी गई है ना कि आप स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए से एग्जिस्टिंग ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं, पहले इनके पास ये पावर भी होती थी कि नया अपॉइंट भी कर सकते हैं। तो ये करते थे ओपिनियन शॉपिंग। ओपिनियन शॉपिंग का मतलब क्या? अपनी मर्जी का ओपिनियन खरीदना। ये मार्केट में जाते थे और कहते थे हमारा पुराना ऑडिटर है, उसको रिमूव कर दिया है, हमारी बात नहीं मान रहा था। आप में से बताइए कौन ऐसा ऑडिटर, सारे ऑडिटर बैठे हैं, बताइए आप में से कौन ऐसा जो हमारी बात मानने को तैयार है? इसने कहा मैं तैयार हूं। हमने कहा आज तुम्हें अपॉइंट कर देते। इस प्रैक्टिस को डिस्करेज करने के लिए कमीशन ने कहा कि जब आप रिमूव किया करेंगे ना, तो उसके बाद जो अगला ऑडिटर अपॉइंट होगा वो मेरे से अप्रूवल लेके, मैं चेक करूंगा अप्रूवल देने से पहले, क्या ये दूसरा ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, सही है, ये आपने इसको खरीदा तो नहीं कहीं। तो ये इसीलिए मिड टर्म रिमूवल के केस में प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड है। क्लियर? अभी तक हमने 4 पढ़े केसेस, फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, सब्सिक्वेंट, कैजुअल वैकेंसी, मिड टर्म रिमूवल। इफ डिस्क्वालिफाइड पर्सन इज अपॉइंटेड। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि इसी चैप्टर में एक ये भी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड, कि किसको करना चाहिए पॉइंट, किसको नहीं। अगर कंपनी किसी ऐसे पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट कर दे जो कि डिस्क्वालिफाइड है, तो फिर क्या होगा? वो अपॉइंटमेंट होगी वॉइड। अगर आपने लॉ पढ़ा है तो टर्म से वाकिफ होंगे, वॉइड एब इनिशियो।
पहले दिन से ही वाइड। चाहे 30 मार्च को अपॉइंटमेंट की एक ऑडिटर की, 15 अप्रैल को पता चला ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो एमबी है, तो उसने जो दरमियान में 2 हफ्तों में काम किया हुआ है ये भी 0, और उसे इसके पैसे भी कोई नहीं मिलना है। अपॉइंटमेंट वाइड। इस सूरत हाल में कमीशन फिर आके किसी क्वालिफाइड ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। अच्छा, इसमें एक ट्रिकी पॉइंट को समझ लीजिए। एक सिचुएशन है कि अपॉइंटमेंट के वक्त ही वो पर्सन डिसक्वालिफाइड था और उस डिसक्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट किया गया, वो ये कंसेप्ट है। एक है अपॉइंटमेंट के वक्त वो पर्सन क्वालिफाइड था, बाद में किसी इशू की वजह से डिसक्वालिफाइड हुआ, वो ये कंसेप्ट है। दोनों में फर्क है भाई, फर्क ज़हन में रखेंगे। यानी एक है डिसक्वालिफाइड पर्सन को ही पॉइंट किया, एक है पॉइंट सही बंदे को किया, वो बाद में डिसक्वालिफाइड हो गया। दोनों कंसेप्ट डिफरेंट है। कैजुअल वैकेंसी का क्या मतलब है? पहले क्वालिफाइड था, बाद में डिसक्वालिफाइड था। और अगर ऑडिटर अनविलिंग टू एक्ट है, ये है जिसको आप कहते हैं ना रिजाइन कर दे, रिजाइन कर दें, वो ये है। अगर ऑडिटर अनविलिंग टू एक्ट है, अच्छा रिजाइन और विड्रॉल दोनों का 100% सेम मीनिंग है। फर्क सिर्फ यह है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड विड्रॉल का वर्ड यूज करते हैं और लॉ रिजाइन का वर्ड यूज करते हैं। इफ ऑडिटर इज अनविलिंग टू एक्ट, रिजाइन करना चाहता है, रिजाइन कर दिया, कर सकता है, इसकी जगह पे अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ठीक है, नहीं बाकी सिंपल, 1-1, 2-2 मिनट भी नहीं है। नहीं बस नहीं, आपने टाइम जाया करना, कर ले, मुझे इतराज है। ऑडिटर का टेन्योर क्या होता है? डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कहते हैं 1 साल, गलत है। एक एजीएम से फ्रॉम डेट ऑफ, ये भी गलत है, एक एजीएम से दूसरी एजीएम, क्योंकि लाजमी नहीं ऑडिटर की अपॉइंटमेंट एजीएम में ही हो। फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट एजीएम में थोड़ी हुई, कैजुअल वैकेंसी की अपॉइंटमेंट एजीएम में थोड़ी हुई। तो टेन्योर सही क्या है? फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम, वरना अगली एजीएम में 2 ऑडिटर हो। आपको पता है वो जो दूसरा प्रपोज्ड ऑडिटर जिसकी अपॉइंटमेंट होती है ना, वो भी बैठा होता है। तो वो बैठा होता है, लेकिन अपॉइंटमेंट से पहले उसकी हैसियत ऑडिटर की नहीं होती। वो जब एजीएम एंड होगी फिर वो फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। क्लियर हो गया? 1 ईयर कभी नहीं लिखना। एक केस स्टडी में था कि एजीएम एक्सटेंड हो जाती है ना, सीला में बड़ा, तो एक्सटेंड हो तब क्या होगा? हमने कहा नो प्रॉब्लम, ऑडिटर का टाइम भी एक्सटेंड हो गया, क्योंकि उसका तो एजीएम जब तक एजीएम नहीं एंड होगी। एक में था कि एजीएम पोस्टपोन होगी, वो क्या कहते हैं, एडजॉर्न हो गई, ये भी कंसेप्ट था। तो अब क्या, अब बताइए एडजॉर्नमेंट में कौन ऑडिटर है? वही बात, क्योंकि एजीएम का कंक्लूजन नहीं हुआ। लॉ ने वर्ड लिखा है कंक्लूजन ऑफ एजीएम। रिमूवल ऑफ ऑडिटर हो सकती है, एक है एजीएम पे, बेसिकली रिटायरमेंट का नाम दिया जाता है, और एक है रिमूवल एजीएम से पहले, ये मिड टर्म रिमूवल है। क्लियर? रिटायरमेंट और मिड टर्म रिमूवल में फर्क समझ आ गया? रिटायरमेंट के केस में अगले ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? कमीशन नहीं है, ये चीज मेंबर्स करेंगे। और मिड टर्म रिमूवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन। रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? जो अपॉइंट करेगा। यानी अगर डायरेक्टर ने अपॉइंट किया तो डायरेक्टर, अगर मेंबर ने अपॉइंट किया तो कमीशन ने। प्रैक्टिकली लेकिन ये होता है, मेंबर, आपने डेलीगेशन अथॉरिटी का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। प्रैक्टिकली मेंबर्स अपॉइंट कर देते हैं ऑडिटर को, लेकिन फिर कहते हैं जो हमारी रिम्यूनरेशन डिसाइड करने वाली अथॉरिटी है ना, वो हमने डायरेक्टर को डेलीगेट कर दी। फिर उनके बिहाफ पे डायरेक्टर निगोशिएशन कर रहे होते हैं, लेकिन ये डेलीगेट अथॉरिटी करेंगे तो फिर डायरेक्टर निगोशिएशन कर सकेंगे, वरना नहीं, वरना मेंबर्स ही डिसाइड करेंगे रिम्यूनरेशन क्या होगी। साइन कौन करेगा ऑडिट रिपोर्ट पे? साइन होंगे फर्म नेम से। अच्छा, आपको पता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते थे? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते थे रिपोर्ट साइन हो सकती है इंडिविजुअल पर्सनल नेम से भी, फर्म के नेम से भी, और दोनों से भी। पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट क्या है? रिपोर्ट साइन होगी फर्म के नाम से, पर्सनल से नहीं, फर्म के नाम से, लेकिन पर्सनल नेम लिखा जाएगा। साइन करना और है, नाम लिखना और है, दोनों में फर्क है। दोनों में चेक बुक के ऊपर नाम लिखा होता है आपका, साइन नहीं होते, साइन नहीं होते। तो ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर साइन कौन करेगा? अच्छा, आप टेक्निकली सुनिए लीगल वर्डिंग। ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करेगा एक पार्टनर इन फर्म नेम
और नीचे अपना नाम लिखेगा। भाई लाइन समझ आई? अगर एक फर्म में उसके 20 पार्टनर हैं, एक पार्टनर है मिस्टर हसन, उसने ऑडिट किया है, फर्म का नाम है अब्दाली एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो साइन कौन करेगा? अब्दाली हसन करेगा। हसन है इन दिन, हाँ, यानी हसन साइन करेगा ना, जब साइन करेगा तो वो लिखेगा अब्दाली एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंट, ऐसे इसी तरह के साइन होते हैं। अब्दाली एंड कंपनी करेगा पार्टनर, मैनेजर नहीं क्यों करेगा? अगर कोई मैनेजर साइन करने लगेगा उसे एक लगाएंगे। करेगा पार्टनर किस नाम से? फर्म के नाम से, और नीचे अपना नाम लिख देगा। एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ दिस ऑडिट वाज मिस्टर हसन, मी नहीं, मिस्टर हसन, मिस्टर हसन, मी पता नहीं कौन मी करिए है। भाई क्लियर हुआ? ये फर्म का नाम भी ना, नहीं सॉरी, फर्म के साइन भी ना, नाम भी क्लियर। अब आपकी होम असाइनमेंट सुन लें, और अगर आप चाहते हैं कि कल भी इसी तरह आप 10 मिनट एक्स्ट्रा बैठें तो नो प्रॉब्लम, आप असाइनमेंट अपने बैग में रखिएगा, जब मैं आपसे पूछूं निकाल लीजिएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।